आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। केदारनाथ इस वक्त चर्चा का केंद्र है। वो केदारनाथ जिसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, जिसे कहा जाता है कि सारे धाम कई बार और केदारनाथ एक बार। सबसे दुर्गम धाम कहा जाता है केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में पहाड़ों के ऊपर है। 6 महीने बर्फ रहती है और 6 महीने वहां दर्शन। उस केदारनाथ में चढ़ाए गए सोने को लेकर विवाद हो गया। महाराष्ट्र से एक दानी ने 2022 में गर्भगृह के अंदर सोने की परत लगाने के लिए 200 से ज्यादा किलो सोना केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति को दान दिया था। उसको लेकर के आपको याद होगा, शंकराचार्य जो ज्योतिर्मठ के हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनका बयान भी आया था कि वहां पर सोने का घोटाला हुआ है, इसकी जांच कराई जाए। और अब उसके बाद जो तीर्थ पुरोहित हैं, यानी वो पुजारी जो केदारनाथ मंदिर में बद्रीनाथ मंदिर में कर्मकांड पूजा करवाते हैं, वो भी मांग कर रहे हैं कि मंदिर के गर्भगृह के अंदर जो सोना लगा है वो दरअसल सोना नहीं है, वो तांबे के ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया गया। ये आरोप है। वो कह रहे हैं कि इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, सीबीआई से कराई जाए या फिर न्यायिक जांच कराई जाए। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी जांच करें। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रजेश सती साहब हैं, जो कि महासचिव हैं उत्तराखंड चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत की। ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। पहले तो बताएं ब्रजेश जी कि ये पूरा मामला क्या है? ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी हैं, वो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? पूरा मामला जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं उनको बताएं कि मामला क्या है। देखिए सौरभ जी, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि जो ये केदार है, केदारनाथ है, ये मध्य हिमालय स्थित जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और इस ज्योतिर्लिंग को सतयुग का ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णित है, हिमालय तो केदारम, मीन्स हिमालय में केदार है। और इसको शुद्ध रूप से कहेंगे तो एक केदारेश्वर महादेव है। और द्वापर युग में जैसा कि वर्णन है, पांडवों ने अपने गोत्र वंश की हत्या की पाप की मुक्ति के लिए शिव से जो है के दर्शन के लिए आए थे, इसी केदारखंड में आए थे। और उन्हें पता चला कि शिव जो है इस समय केदार क्षेत्र में है, तो वो जो है शिव के दर्शनों के लिए जो है केदार इसी भूमि में आए थे। और भगवान शिव को ये पता चल गया था कि पांडव लोग आए हैं, तो उन्होंने अपना वेश बदल दिया था और वो एक महिष रूप में हो गए थे। उसके बाद जैसे ही पांडव उनके निकट पहुंचे, तो शिव जो महिष रूप में थे वो भूमिगत होने लगे। तो जो पृष्ठ भाग है, वो पृष्ठ भाग पांडवों के हाथ में आ गया और वही पृष्ठ भाग शिला के रूप में परिवर्तित हो गया। और वहीं पर जो है भगवान शिव ने पांडवों को द्वापर युग में साक्षात दर्शन दिए थे। तो ये है। और यहाँ पर इसी के बाद जो है यहाँ पर पंच केदार की भूमि भी है। जैसा कि 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है, ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है सौरभ जी कि जो लिंग रूप में ना होकर एक शिला के रूप में है। और यही इसका एक महात्म्य है। और फिर कालांतर में जो है आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, पांडवों ने इसको बनाया। उसके बाद राजा जन्मेजय ने भी जो है इसका पुनरुद्धार किया। तो जैसे सोना या चांदी लगाई जाने की बात की जा रही है, तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि उस समय क्या राजा जन्मेजय या आदिगुरु शंकराचार्य उस समय क्या इस पूरे केदारनाथ के मंदिर को स्वर्ण मंडित नहीं कर सकते थे? या जैसे 1780 के आसपास अहिल्या भाई होलकर ने उत्तराखंड के जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर की छत को उन्होंने स्वर्ण से आच्छादित कर दी थी। तो क्या वो केदारनाथ की के मंदिर के गर्भगृह को, उसकी दीवारों को स्वर्ण मंडित नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते, कर सकते थे। सारा सामर्थ्य उनके पास थी, अन्य लोग भी कर सकते थे। लेकिन केदारनाथ जी की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, और जैसा शिव है, शिव तो कैलाशवासी हैं, उन्हें सोना चांदी इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो राख कुछ भी लपेट लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो केदार भूमि है। इसलिए जो है पहले से ही नहीं हुआ। पहले क्या होता था, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की घास होती थी, जो केदार क्षेत्र के कुछ चिन्हित खेतों में इस घास को उगाई जाती थी। और उस घास को ही बद्रीनाथ के गर्भगृह में लगाया जाता था। उसके बाद जो है पत्थर लगे। अच्छा, जो ये मंदिर का गर्भगृह है, इस गर्भगृह में
चीजें अंकित भी थी, वहां शिलापट भी लिखे हुए थे, जिसमें जो है हमारी जो है ऐतिहासिक मैंने हमको जो है अतीत से जोड़ती थी, हमें उससे ज्ञान होता था कि ये कब के हैं क्या है। इन्होंने जो है वर्ष 2017 में चांदी की परत को जो है लगाने का प्रयास किया। उस समय हमारी केदार सभा के तीर्थ पुरोहित हो गए, अन्य तीर्थ पुरोहितों ने, हम सब ने उसका विरोध किया था कि भाई जो केदार जी जिस रूप में रहना चाहते हैं उसी में रखिए, ये चांदी की परत नहीं लगाई जानी चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद भी यहाँ पर जो है 230 किलो चांदी लगाई गई। अब उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि इनको 2022 में लगा कि चांदी से नहीं, अब जो है इसको स्वर्ण मंडित किया जाए। फिर उसको जो है चांदी जो पहले ही ड्रिल हुई थी, वो जो दीवारें हैं, जो पत्थर हैं, बड़े सेंसिटिव हैं, एक एक सी क्षेत्र विशेष में होती है, बड़ी बड़ी शिलाखंडों को काट करके। उस समय तो आज बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बावजूद भी जो है ये शिलाएं व्यवस्थित रूप से वहां पर हैं। इतना बड़ा स्ट्रक्चर केदारनाथ में विपरीत परिस्थितियों में खड़ा है, तो हम समझ सकते हैं कि फिर इन्होंने 2022 में उसको जो है सोने चांदी को उतार करके फिर सोने को लगाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि 500 जो है 30 प्लेटें इन्होंने सोने की वहां पहुंचाई। 2022 में जो है इसको स्वर्ण मंडित किया गया। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय जी, उन्होंने बाकायदा जो है सारे नियम कानून तोड़ के उसके गर्भगृह से अपनी फोटो भी वायरल कर दी, जबकि केदारनाथ के गर्भगृह में सख्त नियम है कि फोटो वायरल नहीं की जा सकती है। लेकिन जब 2023 में कपाट खुले और उसके बाद जून माह में तीर्थ पुरोहित लोग जो है अंदर गए, तो उन्हें पता चला कि जो ये जलेरी के आसपास की जो स्वर्ण की परतें लगाई गई हैं उसमें अचानक परिवर्तन हो रहा है, उसके कलर में चेंज हो रहा है, वो तांबे की जैसी स्ट्रक्चर मैंने से वो आ रही है, दिख रही है। तो तीर्थ पुरोहित हमारे जो है आचार्य संतोष त्रिवेदी जी हैं, किशन भगवाड़ी जी हैं, अन्य लोग हैं, सारे केदार सभा से जुड़े तीर्थ पुरोहितों ने अंदर जाके देखा। फिर उन्होंने इस बात को उठाया, और जब ये बात पूरी सुर्खियों में आई, इस पे विवाद बना, तो तब जाके जो है कारीगरों को भेजा गया, पुलिस लगाई गई, तरह तरह के किए गए। फिर जब पूरे चारों धामों में ये आंदोलन हो गया, तब ये बताया गया कि जो है जांच की जाएगी। जांच के लिए बताया गया कि हम लोगों की मांग थी, केदार सभा के तीर्थ पुरोहितों की मांग थी कि उच्च न्यायालय के किसी जज से कराई जाए। फिर बताया गया कि गढ़वाल कमिश्नर द्वारा यह जांच की जा रही है। लेकिन अभी तक हमें यह पता नहीं है कि यह जांच हुई या नहीं हुई, इस जांच का क्या निष्कर्ष निकला। यही बात हमारे शंकराचार्य जी ने भी कही है। उन्होंने तो कहा है कि भाई 230 किलो सोने की बात की जा रही है, उन्होंने 228 कहा। हम ये कह रहे हैं कि अब मंदिर समिति कह रही है कि केवल 23 किलो सोना है, गलत प्रचार किया जा रहा है। हमारा कहना यह है कि 2022 से जब कहा जा रहा था कि 230 किलो सोना लगाया गया है, 203 किलो सोना लगाया है, सारी मीडिया में आपने भी देखा होगा, इंग्लिश हिंदी सारे समाचार पत्रों में, नेशनल रीजनल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सब में प्रचारित और प्रसारित हुआ। फिर आखिर कैसे जो है ये हुआ कि अब 23 किलो सोना हो गया, और जब ये बात सामने आई थी तब क्यों नहीं इसमें विरोध किया गया? मंदिर समिति ने तुरंत इसका खंडन क्यों नहीं किया कि जो ये बातें आ रही हैं ये 230 किलो सोना नहीं है, ये 23 किलो है। जब विवाद बना है अब जाके मंदिर समिति कह रही है कि 23 किलो सोना है, तो जरूर जो है कहते हैं ना, विदाउट फायर देयर इज नो स्मोक, बिना आग के धुआं नहीं है, कहीं ना कुछ गड़बड़ है। हमारी तो यह मांग है कि अगर मंदिर समिति के अध्यक्ष की केदार बाबा में पूरी श्रद्धा है, तो वो जो है खुद पहल करते हुए सीबीआई से जांच की मांग करे। ये स्वागत योग्य कदम होगा और अध्यक्ष को आगे आना चाहिए इसमें। जी विजय जी ने पूरी बात बताई। जरा जो तीर्थ पुरोहित मांग कर रहे हैं, वो जो आज का बयान है केदारनाथ मंदिर के बाहर से, वो बयान भी सुनवा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी मांग क्या है, जरा सुन लेते हैं बयान। मैं किशन भगवाड़ी, पूर्व केदार सभा अध्यक्ष केदारनाथ। मैं मंदिर समिति के सीईओ जो है उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 22, 23 और 23, 24 में जो सोने का प्रकरण यहाँ पर वो किया गया मंदिर समिति के द्वारा, जो 228 किलो सोना और जिसकी 523 प्लेटें बनवाई गई, वो सोना कहाँ गया? पूर्व में भी हमने सोने का विरोध किया था, और पूर्व में उससे पहले हमने चांदी का विरोध किया था कि पुरातत्व विभाग यहाँ पर आया था। पुरातत्व विभाग के द्वारा अंदर जो शिलालेख लिखा गया है इन चारों स्तंभों पे गर्भगृह में, उसको छुपाने के लिए मंदिर समिति के द्वारा जो चांदी की प्लेटें लगाएगी
और वर्तमान में जो सोने का प्रकरण है, बार बार शंकराचार्य स्वामी जी उठा रहे हैं उस प्रकरण को। हमने यहाँ के तीर्थ पुरुष ने पूर्व में भी उस प्रकरण को उठाया था कि इस तरह जो है हमारे मंदिर के साथ अनावश्यक छेड़खानी नहीं की जाए, उसके पुरातत्व को जो है न छुपाया जाए। लेकिन जो चांदी का प्रकरण है, जो सोने का प्रकरण है, 228 प्लेटें जो सोने की हैं वो कहाँ गई, उस पर न्यायिक जांच क्यों हो रही है। हम तो सरकार से पूर्व में भी अपने मांग की थी कि उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज हैं उनसे इसकी जांच करवाई जाए। वर्तमान में भी हमारी यही मांग है कि उस सोने के प्रकरण को क्यों नहीं सरकार जांच बिठाती है, क्यों नहीं मंदिर समिति से अवगत कराया जाता है कि वो सोना कहाँ है जो 523 प्लेटें जिनकी बनाई गई थी, जो 228 किलो सोना है। हम बार बार सरकार से कह रहे हैं, मंदिर समिति से कह रहे हैं, मंदिर समिति के जो बोर्ड है उससे कह रहे हैं, और मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको बार बार हम कह रहे हैं, जो सोने का प्रकरण है, जो आपने सोना लगाया है, आपके खिलाफ क्यों नहीं कानूनी जांच बिठाई जा रही है। और अगर आप गलत नहीं है, उस व्यापारी ने जिसके आपको जो है 228 किलो सोना दिया है, वो सोना इस केदारनाथ मंदिर से कहाँ गायब हो गया। हम ये चाहते हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, उसके रिटायर्ड जज से न्यायालय से जांच करवाई जाए, जो रिटायर्ड जज है। और ये मैं चाहता हूँ क्योंकि पूर्व में हम कई बार इस प्रकरण को उठा चुके हैं। यहाँ का जो चांदी की प्लेटें थी वो कहाँ गायब होगी, जो सोने की प्लेटें थी वो कहाँ गायब होगी। 228 किलो सोना जो है, जो मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने की बात थी, वो सोना कहाँ चला गया। आपने सुना, ये तीर्थ पुरोहित हैं जो कह रहे हैं कि गर्भगृह में जो सोना लगाना था, जो प्लेट्स थी, वो कहाँ चली गई, इसके बारे में बताइए। विशेष जी, अभी जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, इसके अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय। वो कह रहे हैं कि इसकी जांच हमने कर ली है, कोई अनियमितता नहीं है, ये सब अफवाह है। और बाकी कांग्रेस और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने सवाल उठाया था, तो उन्होंने बोला कि आप मदरसों की जांच कराइए, आप मस्जिदों की जांच कराइए, आप हिंदुओं के तीर्थों पर क्यों टिप्पणी करते हैं। तो ये सब सारी बातें कही जाने लग जाती है। तो जो अजेंद्र अजय हैं वो प्रमुख कैसे बनते हैं, जो मंदिर ट्रस्ट है कौन चुनता है, इसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, ये 1939 में ये बद्रीनाथ मंदिर समिति एक्ट ब्रिटिश काल में बना। एक्चुअली हुआ क्या था कि पूर्व में जो है, जो ये बद्रीनाथ मंदिर है या केदारनाथ मंदिर है, ये अलग अलग प्रतिष्ठान थे। बद्रीनाथ मंदिर की जो मंदिर का संचालन था, प्रबंधन था, इसके रावल करते थे। तो चूंकि रावल थोड़ा अनियमित हो गए थे, भ्रष्टाचार कुछ बढ़ गया था, तो स्थानीय लोगों ने जो है तब विरोध किया था। और उस विरोध के स्वरूप, क्योंकि मेरे दादाजी खुद वहां पर जो है संघर्ष में थे, वो कई वर्षों तक मेरे परदादाजी बद्रीनाथ मंदिर के खजांची रहे, मेरे फिर दादाजी मंगीलाल सती जी वो खजांची रहे, रावल के मुख्तियार रहे, और मेरे पिताजी 39 वर्षों तक जो है मंदिर समिति के विभिन्न पदों में रहे और केदारनाथ से मुख्य कार्याधिकारी, उप कार्याधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए। तो मेरा तो पूरा आराध्य ही है केदार जी और बद्री जी। तो मैं 1939 में ये एक्ट बना। उसके बाद 1948 में जब देश आजाद हुआ, तो इसमें केदारनाथ और इससे अधीनस्थ मंदिरों को भी जोड़ दिया गया, और उसके बाद से ये श्री केदारनाथ श्री बद्रीनाथ मंदिर समिति बनी और एक्ट वही 1939 चला। इसी के आधार पर जो है ये मंदिर समिति काम करती है पिछले 80 सालों से। बीच का जो वर्ष है 2019 में भाजपा की त्रिवेंद्र रावत की नेतृत्व वाली सरकार ने देवस्थानम प्रबंधन विधेयक एक्ट लाए थे, जिसका हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने जबरदस्त विरोध किया था। और 30 नवंबर 2021 को धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को खत्म करके जनवरी 7 को ये अजेंद्र अजय की अध्यक्षता वाली बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की का गठन किया। एक्चुअली क्या है, ये मंदिर समिति बड़ी प्रतिष्ठित समिति है, ब्रिटिश काल से चली आ रही समिति है। लेकिन कुछ ऐसा समय आया है उत्तराखंड बनने के बाद से कि इसमें जो है राजनीतिकरण हो गया और राज्य सरकार का हस्तक्षेप इसमें बढ़ गया। जिस दल की सरकार आई, उस दल ने जो है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसमें सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर नामित करना शुरू किया। और उसी के बाद से अधिकांश समय अगर हम देखें, पूरा इतिहास इसका देखें मंदिर समिति का, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, तो हर समिति पर सवाल उठते रहे हैं, कुछ न कुछ सवाल उठते रहे हैं।
ये समिति जो है अपने शुरुआती दौर से ही कई सवालों के घेरे में रही है। अभी जो है बद्रीनाथ मंदिर में रावल का तिलपात्र समारोह हुआ, वहां पर ये अजेंद्र राजेश जी वहां पर थे नहीं। उसके अलावा भी इनके कार्यकाल को लेके जो मंदिर समिति के वर्तमान 10 सदस्य हैं, उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जो है पूरी जांच के लिए कहा है, उसका किया हुआ अभी पता नहीं चल रहा है। तो निश्चित रूप से बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर केवल ये उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की, हमारे विदेश से भी वहां पर श्रद्धालु आते हैं, लोगों की श्रद्धा है, करोड़ों करोड़ लोगों की श्रद्धा है। आप देखिए सौरभ जी कि केदारनाथ बद्रीनाथ कितनी भौगोलिक, केदारनाथ जैसी जो है 11,500 फीट की ऊंचाई पर है, विपरीत भौगोलिक स्थितियां हैं कि श्रद्धालु किस तरह से वहां पर जाता है, केवल उसकी श्रद्धा है उन आराध्यों के प्रति। कुछ न कुछ तो होगा इन धामों में कि जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। उसके बावजूद भी इन मंदिरों का संचालन करने वाली समिति, जिन लोगों के पास जिम्मेदारी है, अगर वो जो है ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सरकारों को भी चाहिए, पार्टी जो इन लोगों का नाम आगे करती है पदों के लिए, उनको भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर मंदिर समिति में कैसे लोगों को रखा जाना चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार से, केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि मंदिर समिति का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इसी तरह की जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अनियमितताएं हैं, ये हमेशा लगता रहेगा और कहीं ना कहीं इससे हमारे धामों की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठता रहेगा। जी विजेश जी, इस वक्त उत्तराखंड में बहुत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, सड़कें बन रही हैं, चार धाम जो ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है, केदारनाथ में भी काफी बुलडोजर प्रोक्लेन मशीनें चल रही हैं, बड़ा सा ओम लगाया गया है। तो जो इतना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा रही है, थोड़ा कॉमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है, वाणिज्यीकरण किया जा रहा है, आप लोग जो तीर्थ पुरोहित हैं वो सरकार इसे विकास के तौर पर देखती है, सरकार को लगता है इन चीजों को करने से बढ़ावा मिलेगा, यहाँ पर तीर्थ में आ रहे लोगों का पर्यटन बढ़ेगा, आप लोग इसे कैसे देखते हैं? देखिए सौरभ जी, 1980 की बात बताता हूँ। मैं तो बहुत काफी छोटा था, मैं पिताजी के साथ केदारनाथ में था, पिताजी वहां पर कार्याधिकारी थे। इंदिरा जी वहां पर आई थी केदारनाथ में, तो वहां पर तीर्थ पुरोहितों ने मांग को लेकर काफी जो माने वो थे कि हम इंदिरा जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको समय नहीं मिल पा रहा था। तो वो चांद कॉटेज में रुकी हुई थी केदारनाथ में, मंदिर के पास ही चांद कॉटेज था। तो फिर इंदिरा जी तक जब ये बात पहुंची कि आखिर बाहर कौन लोग हैं, क्या है, क्यों हल्ला हो रहा है, तो वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और हमारे पिताजी थे, उन्होंने बताया कि ये लोग जो है तीर्थ पुरोहित लोग मिलना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं। तो इंदिरा जी ने कहा बिल्कुल जो है एक प्रतिनिधिमंडल को इनको बुलाइए और बात करेंगे। तो वो लोग गए, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि गौरीकुंड से जो है केदारनाथ तक के सड़क मार्ग की मंजूरी दी जानी चाहिए। तो इंदिरा जी का केवल यही कहना था कि केदारनाथ में जो शांति और आध्यात्मिक जो माहौल है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बिगड़े, इसलिए उन्होंने जो है रोड पहुंचाने की इस मांग को तीर्थ पुरोहितों की जो है इग्नोर कर दी थी, बिल्कुल मना कर दिया था एक हिसाब से। आज देखिए कि थार पहुंच गई है, थार की कहाँ क्या आवश्यकता है वहां पर बताइए। हेली से जो है लोग जा रहे हैं और सीधा हेली से जो दर्शन करता है वो समझ लिए हवा में उड़ के हवा में ही केदार जी बद्री जी के दर्शन कर लेता है। इनके लिए मंदिर समिति ने विशेष व्यवस्थाएं की है। ये जो जैसे ही हेली से उतरेंगे सीधे इनके दर्शन हो जाते हैं। आम श्रद्धालु 4 से 5 घंटे तक लाइन में लगा रहता है। उनका जो है बद्री और केदारी जो है वो है कि जब नंबर आएगा, किसी तरह कभी बारिश कभी धूप, वो झेलते हुए बेचारे जो है दर्शन करते हैं। और हेली से जो है सुविधा संपन्न लोग हैं, पैसे धनाढ्य लोग हैं, ये आकर के जो है दर्शन करके चले जाते हैं। ये तो एक व्यवस्था है। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि देखिए समय के साथ बदलाव जरूरी है, लेकिन विकास दो तरह का होता है। एक सृजनात्मक विकास होता है, क्रिएटिव डेवलपमेंट, और एक विध्वंसात्मक विकास होता है, डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। दो वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, चाहे वो बद्रीनाथ है चाहे केदारनाथ में, केंद्र सरकार की ओर से जो है महत्वाकांक्षी जिस योजना बताई जा रही है, मास्टर प्लान के 2nd और 3rd फेज के काम चल रहे हैं। मैं भी बद्रीनाथ में ही 2 महीने तक रहा हूँ, मैंने खुद भी देखा है कि वहां पर किस तरह से मास्टर प्लान के तहत अनियोजित विकास है। एक तरह से पूरा सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा है, चारों तरफ काम फैलाया हुआ है। इससे न केवल स्थानीय लोग, स्थानीय व्यापारी, जो देश दुनिया से श्रद्धालु आ रहे हैं, वो खुद परेशान हैं। इसलिए विकास हो, लेकिन विकास इस तर्ज पर न हो कि उसके जो है दूरगामी परिणाम हो। अभी रिवर फ्रंट के तहत जो है ब्रह्म कपाल तीर्थ है, उसके ठीक सामने, और जो तप्त कुंड है उसके ठीक सामने रिवर फ्रंट के तहत जो है काम किया जा रहा है। और कार्यदायी संस्था द्वारा नदी की चौड़ाई को 20
फीट कम कर दिया गया है। उस बीच फीट कम होने से नदी की चौड़ाई कम हो गई है। बीच में हमने कहा भी था, हमने प्रोजेक्ट इंजीनियर जो कार्यदायी संस्था के हम लोगों का डेलीगेशन मिला था और हमने बताया था कि इस पानी के फ्लो के बढ़ने के कारण ये हमारे पूरे जो है दूसरी जो नारायण पर्वत का जो इलाका है वो जलमग्न हो सकता है, वहां पानी भर सकता है। और हुआ भी बीच में, उस एरिया को खाली भी कराया गया। तो निश्चित रूप से जो आने वाले समय में अगर सिस्टमेटिक और एक व्यवस्थित रूप से विकास नहीं किया गया तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जी सर। आखिरी सवाल आपसे ब्रजेश जी, ये जो शंकराचार्य जी बयान दे रहे हैं, लोग उनको कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, इनके बयान राजनीतिक है, वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप तीर्थ पुरोहित जी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बयानों को कैसे देखते हैं? वैसे उन्होंने कहा है कि हमें राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं वो धर्म में जब दखल दे रहे हैं तो फिर हम भी दखल देंगे। आप कैसे देखते हैं तीर्थ पुरोहित लोग इन बयानों को? देखिए, राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है और धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है। धर्म और राजनीति कहीं मेल नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है कि ट्रूथ इज बिटर, सत्य कड़वा होता है। और शंकराचार्य जी ने जो बात कही है वो सही है, लेकिन वही है ना कि कड़वी है, माने सच्चाई उन्होंने सामने रखी है। निश्चित रूप से वो अपनी बात को स्पष्ट रखते हैं, इसीलिए वो निशाने पे हैं। वो जब 25 अप्रैल 2022 को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल रहे थे, वो वहाँ गए थे, मैं खुद था वहाँ पर। तो स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने उनसे ये बात रखी थी उनके सामने कि महाराज जी जो है यहाँ स्वर्ण मंडित किया गया था, हमने विरोध किया था। उन्होंने कागज दिखाया, पूरा केदार सभा के प्रतिनिधिमंडल ने उनके सामने सारी चीजें रखी कि ऐसा सा है महाराज जी, ऐसा हो गया है और केदारनाथ में जो है सोने की जगह ही लग गई है। तो उन्होंने को भी लगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसा हुआ तो गलत है। तो उन्होंने उसी बात को रखा। इस समय भी उन्होंने उसी बात को तो रखा है कि भाई सोना है तो कहाँ हुआ है, अगर ऐसा है तो उसकी जांच की जाए। अगर मंदिर समिति एडमिनिस्ट्रेशन सही है, जो उन्होंने काम अच्छा कराया है, उनकी कोई इसमें संलिप्तता नहीं है, वो अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, तो उन्हें जांच कराने में क्या दिक्कत हो रही है? वो जांच कराएं और जांच में जो है तीर्थ पुरोहितों को भी शामिल कर दें, शंकराचार्य जी के एक प्रतिनिधि को भी रख लें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी ब्रजेश जी, भाई बहुत क्यों बहुत इस मामले को क्यों इस मामले को लंबा खींचा जा रहा है? निश्चित रूप से जितना लंबा ये मामला खींचेगा उससे कहीं ना कहीं हमारे धामों की प्रतिष्ठा पर सवाल उठी, लोगों के मन में भ्रम की स्थिति रहेगी। तो इसलिए हमारा तो ये कहना है मंदिर समिति प्रशासन से, उत्तराखंड राज्य सरकार से भी, कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति बना दी जाए। उसमें जो है केदार सभा के तीर्थ पुरोहितों को रखा जाए, विषय विशेषज्ञों को रखा जाए और शंकराचार्य जी के एक प्रतिनिधि को भी उसमें नामित कर दिया जाए और एक टाइम फ्रेम कर दिया जाए कि इतने समय में ये जांच अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करें और सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले को विस्तार से समझाने के लिए। और केदारनाथ में जुड़े तमाम जो इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है सोना, उस पर हमने चर्चा की। और केदारनाथ जो दिल्ली में मंदिर बन रहा है उसको भी लेकर विरोध चल रहा है। वैसे अब जो केदारनाथ बन रहा है दिल्ली में, उसके जो समिति के लोग कह रहे हैं नाम बदलने के तैयार है, लेकिन आप देखते हैं कि 228 किलो सोने की जो धांधली की बात है उस पर जांच होती है कि नहीं होती। हमें जुड़ने के लिए ब्रजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय।